हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ महेश मल्होत्रा और आज मैं आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिखाऊंगा, डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि वो कैसे होते हैं और आपको बताऊंगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। तो न्यूटन ने कुछ लॉज दिए थे मोशन से रिलेटेड। तो वो 3 लॉज थे। तो पहला लॉ ये था, इफ़ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग with a constant velocity will keep to maintain that state unless it is acted upon by a force। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, अगर ऐसे रखा हुआ है, या फिर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो वैसे ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। तो ये था पहला लॉ। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये ऐसे रखा हुआ है, ये हमेशा ऐसे ही रखा रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे। अब इस पे अभी इस समय फोर्स लग रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन वो हर तरफ से लग रहा है। वो हर तरफ से लग रहा है तो वो बैलेंस हो जाता है। अब बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे अगर मैं इसको दोनों तरफ से खींचूँ, तो अब यहाँ से अगर मैं खींचूँ, यहाँ से कोई और खींचे, अगर दोनों बराबर फोर्स से खींचेंगे तो ये मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर जैसे टग ऑफ वॉर में होता है, एक तरफ से कोई ज़्यादा तेज़ी से खींच ले, ज़्यादा फोर्स से, तो वो जीत जाते हैं। तो वो अनबैलेंस फोर्स होती है, मतलब जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी उस तरफ जाएगा वो। तो यहाँ पर यही होता है। तो अब इस यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हर तरफ से सेम लग रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। इस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है, क्योंकि अगर इस पर फोर्स होती ना तो ये मूव करता। तो अब इस हिसाब से हमें क्या पता चला कि अगर हमें किसी चीज़ को मूव कराना है तो उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, वरना वो रेस्ट पे रहेगा। तो देखिए, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो मूव करेगा, आपको पता ही है। देखिए, अब देखिए ये, अब मैंने इस पर कुछ फोर्स लगाई तो ये कांस्टेंट मूव कर रहा था, पर अब ये रुका क्यों? अब अभी मैंने कहा था अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए। तो अब देखिए क्यों रुका, क्योंकि यहाँ पर ये जो सरफेस है इसमें फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आपने सुना ही होगा, जो इरेगुलरिटीज होती हैं उसकी वजह से जो फोर्स लगती है सरफेस पर, तो उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये फोर्स की वजह से ही रुका है। तो यही था पहला लॉ, जिसमें हमने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो वैसे ही रहेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगती। अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहे हैं, पर अगर आपको और ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन लाना है, एक्सेलरेशन मतलब आपको उसकी स्पीड और बढ़ानी है, तो आपको उसमें फोर्स तो लगानी पड़ेगी। बस आप रेस रेस जो आप करते हैं, अपनी रेस घुमाते हैं गाड़ी की, तो वो अंदर तो उसमें फोर्स लग रही है ना, ज़्यादा फ्यूल यूज़ हो रहा है, ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो हम ज़्यादा फोर्स चाहिए। अब सेकेंड लॉ, अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड लॉ क्या है। द फोर्स ऑफ एन the force on an object, the force is directly proportional to the rate of change of momentum of an object। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब है। पहले आप मोमेंटम को समझिए। मोमेंटम मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास होगा। जैसे मान लीजिए इसका मास है 0.1, सॉरी हाँ 0.1 kg, मतलब 100 ग्राम। और इसकी कोई स्पीड होगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या, वेलोसिटी और स्पीड में ये फर्क होता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी ऐड कर लेते हैं हम। तो ये इसकी कोई स्पीड होगी। तो मोमेंटम बस यही होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है उसे मोमेंटम कहते हैं। और फोर्स को निकालने में मास भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम सिर्फ वेलोसिटी से फोर्स को नहीं देख सकते। क्योंकि देखिए, अगर कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट है और कोई बहुत हल्का ऑब्जेक्ट है, दोनों को सेम स्पीड से चलाने के लिए हमको अलग अलग फोर्स चाहिए। इसका मतलब एक और मेजर कोई उसमें है जो उसको चेंज कर रहा है फोर्स को, तो वो मास ही होता है। इसलिए हम फोर्स की जो फॉर्मूला होता है F=m है, उसमें मास को इंक्लूड करा है हमने। तो देखिए क्या हुआ, मोमेंटम आपको पता चल गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, की मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, तो फोर्स उस पर डिपेंड करेगी। अगर ज़्यादा रेट है तो अगर उसका रेट ज़्यादा है मोमेंटम का चेंज होने का, तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, मतलब बहुत जल्दी अगर वो चेंज हो रहा है। और अगर मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो वो फोर्स कम होगी। अब देखिए, इसके लिए मैंने क्या लिया है। एक मेरे पास ये कुशन है। अब पहले मैं 2 चीज़ें करूँगा। एक, अगर मैं इस पर मैं एक पंच मारूँ तो आप देखिए इस पर लगी जाएगी, क्योंकि सॉलिड टेबल है। अब मैं इस पर पंच मारूंगा, अगर मैं बहुत ज़ोर से मारूँ, मैं मार नहीं रहा, मेरे लग जाएगी। तो अगर मैं मारूंगा तो लगेगी। अब क्योंकि देखिए, मैं इसमें मेरा हाथ में मास है और मेरी कुछ वेलोसिटी भी है, मैं ऐसे ला रहा हूँ, तो वो मोमेंटम कितना m/v हो गया। पर अगर मैं यहाँ पे करूँ तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि मास तो रहेगा पर वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो मोमेंटम ज़ीरो। तो एकदम से बिल्कुल
मान लीजिए पहले कुछ 100 था मोमेंटम, अब एकदम से 0 हो गया, तो देखिए कितनी ज़्यादा फोर्स लगी। अब इस पे देखिए, अगर मैं करूँ इस पे मुक्का मारूँ उतनी तेज़ी से, अगर उससे ज़्यादा तेज़ी से भी मारूँ, देखिए मैंने मारा, मेरे को कुछ नहीं लगी। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या होता है, मोमेंटम धीरे धीरे कम होता है। जैसे अब क्योंकि ये सॉफ्ट है, अब ये क्या करता है, जो टाइम हमारे जो फोर्स का, सॉरी हमारे मोमेंटम के चेंज होने का टाइम बढ़ा देता है। हम इस पे करेंगे, देखिए अगर हम इस पे मारे तो इसमें तो एकदम से 0 हो जाएगी फोर्स, और इसमें क्या करेंगे, देखिए धीरे, जैसे 100 मान लीजिए 100 था मोमेंटम, तो यहाँ पर अगर गया तो मान लीजिए 60 हो गया, फिर और नीचे गया तो थोड़ा 40 हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है, अभी कोई सब्सटेंस है, रेजिस्टेंस तो देगा हमको। तो ये धीरे धीरे 0 कर रहा है। इसका मतलब आपने तभी तो देखा, अब आपको पता चल गया हो कि हम अगर पिलो पर मारते हैं तो क्यों हमें नहीं लगती, और अगर हम ऐसी दीवार पे मारे तो हमारे हाथ में से अगर ज़्यादा तेज मारे तो खून भी निकल सकता है। तो यही था सेकेंड लॉ। तो इससे हमें पता चला कि जो फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर डिपेंड करती है। अब थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ होता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अभी मैं आपको इसे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। तो अब देखिए, मैं जो आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो एक्शन और रिएक्शन का जो है थर्ड लॉ, तो उसको मैं इस बॉल के जरिए दिखाऊंगा। आपने देखा होगा जब हमें बहुत ऊंची बॉल उछालनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत जोर से मारते हैं। अब क्या, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन चाहिए हमको। अब देखिए मैं इस बॉल को हल्के से छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी सी फोर्स लगाऊंगा, मेरे को जाहिर सी बात है मैं थोड़ी भी फोर्स नहीं लगा रहा, ग्रेविटी की वजह से अपने आप जितनी फोर्स है वो जाएगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ही उछला, इतना नहीं आया क्योंकि वो ग्रेविटी उसको और कम कर देती है, पर हाँ कम रिएक्शन आया। अगर मैं इसको और ज्यादा फोर्स करके दिखाऊं, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे यहाँ तक आ गया। तो आपने देखा, अपोजिट तो आप समझ गए होंगे, हम नीचे कर रहे हैं तो वो ऊपर आ रहा है, अपोजिट आप समझ गए। अब इक्वल वाला मैं और आपको बता दूं, जब मैंने हल्का करा तो बहुत थोड़ी सी ऊपर उछली, लेकिन जब मैंने तेज करा तो वो भी तेजी से आई ऊपर। जब मैंने ज्यादा फोर्स लगाई तो वो ज्यादा ऊपर आई, और कम फोर्स लगा रहा हूँ तो कम। इसका मतलब रिएक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल हो रहा है। तो यही था तीसरा लॉ। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो कोई सा भी हम एक्शन करते हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कभी दीवार पे बॉल मारते हैं तो वो क्या होती है, वापस आपके पास लौट के आती है, ऐसा नहीं है वो दीवार में छेद करके निकल जाएगी। अगर आप ऐसे कोई बहुत सारा गोला, बंदूक का गोला मार देंगे, तोप मार देंगे, तो वो टूट जाएगा, उसकी ज़्यादा फोर्स होती है। तो यही था इसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। थैंक यू।